Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Arshad and today we are going to discuss about of fraction. ठीक है? What is fraction? अगर उर्दू में हम देखें तो फ्रैक्शन को कहते हैं रगड़. ठीक है? देखिए इधर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ताकत है. क्या है? फोर्स है जो क्या करते हैं, अपोज करते हैं. किस चीज़ को अपोज करते हैं? मोशन को अपोज करते हैं. किस चीज़ का मोशन? अगर मोशन है तो कोई मूविंग बॉडी होगा ना, मूविंग बॉडी का. तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है, फोर्स है जो अपोज करता है मोशन को. किस चीज़ के मोशन को अपोज करता है? मूविंग बॉडी का. तो किस तरह डिफाइन करेंगे? फ्रैक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी मूविंग बॉडी. इट्स कॉल्ड व्हाट? फोर्स. लेकिन याद रखिएगा बेटा, ये जो फोर्स है, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन फोर्स है, ये टू सरफेसेस के बीच होगा. किस, कौन सी सरफेसेस की? कितने सरफेसेस की? टू सरफेसेस. और ये सरफेसेस क्या होंगे? आपस में इन कांटेक्ट होंगे. इन कांटेक्ट का मतलब क्या है? अब देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ. ये एक सरफेस हुआ और ये दूसरा सरफेस. ठीक है? अब अगर इसको मैं तेज़ी से रगड़ता हूँ ऐसा, तो ये हमारा हाथ जो है ये गर्म होता है. क्यों गर्म होता है? वजह क्या है? अगर मैं ऐसा हवा में करता कि क्या गर्म होगा? फ्रैक्शन है, लेकिन इधर पे फ्रैक्शन की मकदार बहुत कम है. अगर इसको इन कांटेक्ट लेके आओ और इसको तेज़ी से रगड़ूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यों गर्म होता है. ये हाथ कोशिश कर रहा है कि इसके मोशन को अपोज करे और ये हाथ कोशिश कर रहा है कि इसके मोशन को अपोज करे. इस अपोजिशन के दौरान जो है हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं. ये किस वजह से गर्म हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन. बात समझ में आती है ना? तो अगर फ्रैक्शन फोर्स है तो भाई फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? तो मैंने पहले कहा है, अगर फोर्स है तो फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, जो एन से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है? अब देखिए ये फ्रैक्शन जो डिपेंड करता है ना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? बात समझ में आती है? ये डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स के ऊपर. किस चीज़ के ऊपर? नॉर्मल फोर्स के ऊपर. और दूसरा जो है नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर. नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर. अब देखिए अगर मैं कहूँ कि किस तरह नॉर्मल फोर्स और किस तरह नेचर ऑफ द सरफेस. देखिए ये जो वाइट बोर्ड आप लोगों को नज़र आता है, अगर मैं कहूँ कि इस वाइट बोर्ड के ऊपर ये लिखाई क्यों होती है, वाई, तो आपने क्या कहना है कि भाई इस वाइट बोर्ड के ऊपर फ्रैक्शन की थोड़ी मकदार मौजूद है, इसी वजह से ये लिखाई इस पे हो रही है. ये रगड़ा जाता है और रगड़ने की वजह से चार्जेस पैदा होते हैं. तो जब चार्जेस पैदा हो जाते हैं तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स. सो दैट्स वाई इस बोर्ड के ऊपर ये लिखाई होती है. बात समझ में आती है ना? अब देखिए, लेकिन इस बोर्ड के ऊपर फ्रैक्शन की मकदार तो कम है ना. बात समझ में आती है ना? कि अगर कोई चिमटी इस बोर्ड पे ऊपर चली जाती है तो जा सकती है, बहुत मुश्किल चली जा सकती है. लेकिन इस दीवार के ऊपर जो है बहुत आसानी से ये चली जाएगी. ठीक है? ये दीवार, क्योंकि दीवार के ऊपर फ्रैक्शन की मकदार जो बम्प्स है ज़्यादा है, बम्पी सरफेस है, और पे बम्प्स की मकदार कम है. हाँ, इधर पे बम्प्स की मकदार आपको नज़र आ सकती है जब आप इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का? माइक्रोस्कोप का. तो देखिए फ्रैक्शन के दो अक़साम है. ठीक है? नॉर्मल फोर्स पर बाद में पढ़ेंगे. फ्रैक्शन की फिर दो अक़साम है. एक होता है माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन. क्या? माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन. ठीक है ना? और दूसरा जो है ये है मैक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन. मैक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन. देखिए माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है जो आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप, इसकी ऑब्जर्वेशन आप जस्ट माइक्रोस्कोप की मदद से करवा सकते हैं. आप खाली आंख से इसको, यानी नेक्ड आई से आप इसको नहीं देख सकते हैं. और मैक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन बिल्कुल आप खाली आंख से भी देख सकते हैं. ठीक है? अब देखिए नॉर्मल फोर्स पे किस तरह फ्रैक्शन डिपेंड करता है. देखिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो. नॉर्मल फोर्स जो है एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है. क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है. ठीक है ना? टू एनी सरफेस. किसी भी सरफेस की परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स. अगर आप मुझसे सवाल पूछे कि ये जो बोर्ड है ये तो भी सरफेस है ना, तो इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा? तो इसका नॉर्मल फोर्स यूं होगा. ठीक है ना? अगर ये हाथ है, ये भी सरफेस है ना, तो इसका नॉर्मल फोर्स क्या होगा? यूं होगा. तो याद रखिएगा, अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा मिसाल इधर पे दे दूँ. अच्छा देखिए इधर कि नॉर्मल फोर्स, वैसे आपने इसको समझा कि ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है टू द सरफेस. ये देखिए मैंने एक टेबल ड्रा की है. ठीक है? टेबल मैंने बना के रखा है और इस टेबल के ऊपर मैंने किताब रखा है. ठीक है? इस किताब की जो वज़न है ये नीचे ज़मीन की तरफ लिखते हैं W =
mg, लेकिन इस जो टेबल का ये सरफेस है ये इसको नीचे नहीं आने देता है। वजह क्या है? क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है F एंड N, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगता है, इसी वजह से ये किताब नीचे नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए अमूमन एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि यार सरफेस और नॉर्मल फोर्स के बीच एंगल कितना बनेगा, तो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है टू द एनी सरफेस। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर इस टेबल को मैं थोड़ा टीढ़ा करूँ तो आए नॉर्मल फोर्स भी टीढ़ा होगा? डेफिनेटली ये हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं टेबल को थोड़ा ऐसा करूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो बुक तो नीचे चला जाएगा, ज़मीन पर गिरेगा, क्योंकि अब वेट ज़मीन की तरफ लगते हैं ना, W=mg। लेकिन नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन है वही सेम रहेगा, फिर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स जो है ये डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स के ऊपर। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि यार किस तरह फ्रिक्शन फोर्स जो है डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स के ऊपर, क्योंकि एक रिलेशन अब इधर पे हम पढ़ेंगे कि अगर फ्रिक्शन फोर्स को सिंबॉलिकली मैं लिखूँ तो फ्रिक्शन फोर्स सिंबॉलिकली मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स को मैं कैपिटल F और इसके साथ छोटा n करके, ठीक है, इसको मैं Fn से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस रिलेशन का मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा जब नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल फोर्स कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। अब इस रिलेशन का मतलब क्या है? देखिए इसकी टेबल की सरफेस के ऊपर एक ही किताब पड़ी है, तो अगर मैं इसको दिखा दे दूँ तो आसानी से मैं इसको क्या कर सकता हूँ? डिस्प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर मैं किताबों का एक अंबार लगाता हूँ, एक किताब इधर पे, तो अब थोड़ा मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, एक इधर पे तो अब और भी मुश्किल, एक और भी मुश्किल। तो देखिए जितना मैं किताब की मकदार को ज़्यादा कर रहा हूँ, किताबों की मकदार को ज़्यादा कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स हो जाता है। तो जब नॉर्मल फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो इसको डिस्प्लेस करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि जब नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। अगर नॉर्मल फोर्स कम है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ये कम होगा। अब देखिए इधर पर इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज़ रिलेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इधर पर मैं क्या लगाऊंगा? कुछ कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए इधर पर कांस्टेंट क्या है? तो इधर पर कांस्टेंट जो है F मैं कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा और नॉर्मल फोर्स अपनी जगह पर, ठीक है। इधर पर कांस्टेंट जो है ये म्यू है। क्या है? म्यू, इसको कहते हैं म्यू, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। अब ये म्यू क्या है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। क्या नाम है इसका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। और ये डिपेंड करता है किसी भी सरफेस की नेचर के ऊपर। अगर सरफेस में बम्प्स है, रफ सरफेस है, तो मतलब इसके ऊपर फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका म्यू भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। अगर कोई बिल्कुल फ्लैट स्मूथ सरफेस है, लुब्रिकेंट सरफेस है, तो मतलब इसका यह है कि इसके ऊपर फ्रैक्शन कम है, तो म्यू भी क्या होगा? ये कम होगा। किसी भी सरफेस की जो नेचर है इस पे डिपेंड करता है और इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। इसको भूलना नहीं। अब बस समटाइम्स एमसीक्यूज में आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन या म्यू। देखिए फ्रिक्शन फोर्स की यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। नॉर्मल फोर्स की यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। लेकिन म्यू का यूनिट क्या होगा? सम स्टूडेंट्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए म्यू मैं लिख सकता हूँ कि म्यू अपनी जगह पर, फ्रिक्शन फोर्स अपनी जगह पर, और ये नॉर्मल फोर्स इक्वलिटी किस पर आएगा? तो डिवीजन में आएगा, ठीक है। अब देखिए म्यू अपनी जगह पर, फ्रिक्शन फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। नॉर्मल फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो न्यूटन कैंसिल विद ईच अदर, तो म्यू का यूनिट क्या आएगा? नो यूनिट। तो एमसीक्यूज में उधर पे आप लोगों ने लगाना है कि म्यू या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैव नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है।